आज के लेक्चर में हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन डिफाइन करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो होती है उसके पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे और मेथड सीखेंगे कि हमने कैसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को याद रखना है बगैर कैलकुलेशंस के कोनिक के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बगैर कैलकुलेशंस के कैसे लिखी जा सकती है किसी पॉइंट x1 y1 पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने लगे हैं कि टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं। कॉमनली जब हम स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं तो उन्होंने सर्कल के बारे में पढ़ा होता है और वो कहते हैं कि एक ऐसी लाइन टेंजेंट लाइन होगी सर्कल के लिए जो उसको टच करके जा रही हो, जो उसको पॉइंट x1 y1 पर टच कर रही हो। ये उन्होंने सर्कल के लिए पढ़ी होती है। किसी भी कर्व के लिए वो इसी को टेंजेंट लाइन कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइडिया यही है सर्कल की टेंजेंट लाइन वाला ही कि एक ऐसी लाइन जो टच करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा टच ही करती हो। अगर मेरे पास ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है। इस पॉइंट x1 y1 पर अगर आप टच करती हुई लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो टच करने के साथ साथ कर्व को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट भी कर जाती है। और अगर हमारी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है आपके जहन में सवाल पैदा हो क्या स्ट्रेट लाइन भी कर्व होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स जो स्ट्रेट लाइन है वो भी एक कर्व ही है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 लें और आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश करें जो इसको टच करती हुई जाए। ऐसी कोई भी टेंजेंट लाइन आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब आप टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो हम सीखेंगे कि वो इस तरह की लाइन होगी, ये लाइन इटसेल्फ ही इसकी टेंजेंट लाइन भी होगी। अब आते हैं आखिर किस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास पॉइंट x1 y1 है, एक कर्व y = f(x) के ऊपर, और हम इसके लिए टेंजेंट लाइन डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसी तरह की जैसी कर्व को टच करती हुई लाइन जा रही हो। हमें एक पॉइंट तो मालूम ही है, मुझे लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही हो और ऐसी हो जैसे टच कर रही है। अब पॉइंट तो मुझे मालूम है, इसके अलावा मुझे इस लाइन के बारे में और क्या चीज़ मालूम हो जाए कि मैं लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकूं। आपको याद होगा, आपने सीखा हुआ है कि अगर पॉइंट और स्लोप मालूम हो तो आप लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। y - y1 = m × x - x1। मुझे वो लाइन मालूम करनी है जो x1 y1 में से पास करे और ऐसा फील हो जैसे टच कर रही है। उसके लिए मुझे अब ज़रूरत है इस m की। तो बस अगर मैं टेंजेंट लाइन के लिए m को डिफ़ाइन कर दूं तो मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकूंगा। कैसे डिफ़ाइन की जाए कि हम टेंजेंट लाइन की स्लोप m किसको कहेंगे। उसके लिए जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है वो मेथड ये है कि हम इसी कर्व के ऊपर एक और पॉइंट q ले लेंगे और p और q में से पास करती हुई सीकेंट लाइन बनाएंगे। और अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा लें कि ये q p को अप्रोच कर रहा हो, जब q p को अप्रोच करेगा तो उस सूरत में हमारे पास जो लाइन बनेगी वो इस तरह की टच करती हुई लाइन बन जाएगी, जिसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, वो बन जाएगी। तो बस यही आइडिया यूज़ करते हुए हम टेंजेंट लाइन की स्लोप डिफ़ाइन करने लगे हैं। हम कहते हैं कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप m है वो इक्वल है बेसिकली स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन PQ। जब भी आप किसी कर्व के ऊपर दो पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और उनमें से पास करते हुई लाइन बनाते हैं तो उस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो जो टेंजेंट लाइन की स्लोप मैं डिफाइन करने लगा हूं, मैं कह रहा हूं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो सीकेंट लाइन PQ की स्लोप होगी, लेकिन किस वक्त होगी? उस वक्त होगी जब Q जो है वो P को अप्रोच करे। उस सूरत में जो सीकेंट लाइन होगी, जब Q P को अप्रोच करेगा तो उस सीकेंट लाइन की जो स्लोप होगी उसी को हम इस वक्त टेंजेंट लाइन की स्लोप डिफाइन करने लगे हैं। और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो स्लोप जिसको मैं टेंजेंट लाइन की स्लोप कह रहा हूँ ये इस कर्व के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाती है। एट x1 y1
कैसे आ जाती है डेरिवेटिव के इक्वल? अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, देखा जा सकता है। अगर इस पॉइंट को हम x1 प्लस डेल्टा x कह लें और y1 प्लस डेल्टा y, तो ऐसी सूरत में जो सीकेंड लाइन पी क्यू की स्लोप है, जिसको मैं इस वक्त टेंजेंट लाइन की स्लोप बनाने लगा हूं, जब क्यू पी के करीब हो, वो बनेगी, दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप मालूम करें तो किसके इक्वल होती है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y1 प्लस डेल्टा y में से y1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा y आ जाएगा। x1 प्लस डेल्टा x में से x1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा। और जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि q अप्रोचेस टू p, तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे भी लगाई जा सकती है कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये अगर डेल्टा x है, ये 0 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली क्यू p को अप्रोच करेगा। लेकिन डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, आपको अच्छी तरह से याद है कि ये तो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया एट x1 y1, और यही हमारे पास क्या आ गई? टेंजेंट लाइन की स्लोप हो गई। तो बेसिकली टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन हम क्या करते हैं? टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और जिसकी स्लोप सेकंड लाइन पी क्यू की स्लोप के इक्वल हो जब क्यू अप्रोचेस टू पी है। और हमने देखा ये है कि वो स्लोप m बेसिकली किसके इक्वल होती है? dy बाई डी एक्स ऑफ द कर्व एट x1 y1। इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन टेंजेंट लाइन की लिखने लगे हैं। तो हमने टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन लिखी है कि एक ऐसी लाइन जो x1 y1 में से पास करे और जिसकी स्लोप सेकंड लाइन पी क्यू की स्लोप के इक्वल हो विद द रिस्ट्रिक्शन के क्यू पी को अप्रोच करे, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और सेकंड लाइन की स्लोप पी क्यू व्हेन क्यू अप्रोचेस टू पी हो, तो हमने देखा है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व के m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। आइंदा से याद रहे, जब भी आपको किसी कर्व की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करना होगी कर्व के पॉइंट x1 y1 पर, तो हमें पॉइंट के साथ स्लोप की ज़रूरत होगी। और टेंजेंट लाइन की स्लोप आप कैसे मालूम करेंगे? कर्व का डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव में x1 y1 पॉइंट पुट करेंगे, आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। पॉइंट x1 y1 पहले ही मालूम है, आपको स्लोप मालूम हो गई है टेंजेंट लाइन की, तो स्लोप और पॉइंट वाले फार्मूले से आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को लिख सकेंगे। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसको कहते हैं, ये हमने सीख लिया है। अब हम बात करने लगे हैं नॉर्मल लाइन की। एक ऐसी लाइन जो पॉइंट x1 y1 में से पास करे लेकिन टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, ऐसी लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ऐसी लाइन जो पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, उस लाइन को हम कर्व की नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो डिफाइन करने लगे हैं कि नॉर्मल लाइन किसको कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने निकालना सीख ली। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाली जाए। हमें पॉइंट तो पता ही है x1 y1, अगर हमें इस नॉर्मल लाइन की स्लोप भी पता चल जाए तो हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकेंगे। टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से क्या नॉर्मल लाइन की स्लोप मालूम कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं m कह रहा हूँ और नॉर्मल लाइन की स्लोप को मैं m प्राइम कह रहा हूँ, तो आपको याद होगा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो नॉर्मल लाइन की स्लोप m प्राइम किसके इक्वल बन जाएगी? -1/m के।
तो टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से आप नॉर्मल लाइन की स्लोप m प्राइम मालूम कर सकेंगे -1/m, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ये m 0 ना हो। और अगर आपके पास नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई, पॉइंट आपको पहले ही पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हो जाएगी y - y1 m प्राइम इंटू x - x1, जहाँ पे m प्राइम किसके इक्वल है? जहाँ पर m प्राइम याद रहे किसके इक्वल है? -1/m के, और m जो है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि m 0 ना हो। और अगर m 0 हो तो फिर नॉर्मल लाइन कैसे मालूम करेंगे? वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो कर्व इस तरह की बन रही है और इसकी टेंजेंट लाइन ये आई है, x1 y1 पॉइंट है, इसकी स्लोप 0 हो गई है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन हो गई है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी इस सूरत में? हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आपको याद होगा, वो कैसी होती है? वो y = सम कांस्टेंट और पॉइंट x1 y1 में से पास कर रही है, तो ये इसकी टेंजेंट लाइन हो गई। और अगर आपको इसकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो नॉर्मल लाइन जो है वो ऐसी हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? x = सम कांस्टेंट, और यहाँ पर ये x1 y1 में से पास कर रही है, तो x = x1 इसकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो गई। उस सूरत में आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जल्दी से एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपको कोई कर्व दी गई हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 दिया गया हो, आपने उसकी टेंजेंट लाइन मालूम करनी हो, तो आप उसका डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। और पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करके y - y1 = m × x - x1 आप उस कर्व की टेंजेंट लाइन मालूम कर लेंगे। अगर आपको उसकी नॉर्मल लाइन मालूम करना है तो नॉर्मल लाइन की स्लोप मालूम कर लेंगे टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से। कैसे? टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगाने से नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन के लिए एक दफ़ा फिर पॉइंट और स्लोप फार्मूला यूज़ करके y - y1 = स्लोप m प्राइम या -1/m इंटू x - x1 आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हमने टेंजेंट लाइन डिफाइन की है, नॉर्मल लाइन डिफाइन की है और उनकी इक्वेशन मालूम करना सीखी हैं। अब हम एक थ्योरम करने लगे हैं। हमें जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दी हुई है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इस कोनिक के पॉइंट x1 y1 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और ये उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर लाना है। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का मेथड सीख लिया है कि डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करें, स्लोप आ जाएगी और पॉइंट और स्लोप फार्मूले से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले मुझे बाद में ज़रूरत पेश आएगी कि ये पॉइंट x1 y1 इस कोनिक पर है, ये इस कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट याद रहे जब किसी कर्व पर होता है तो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पॉइंट है x1 y1, ये चूंकि इस कर्व पर है, इस कोनिक पर है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखने लगा हूँ। इस इक्वेशन में x1 y1 पुट करके तो ये पॉइंट x1 y1 इस कोनिक पर है, ये इस कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने पुट कर लिया है, लिख लिया है, इसको नंबर कर लेता हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। मैंने ये इक्वेशन लिख ली है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ax² का डेरिवेटिव लेते हुए, a कांस्टेंट है, x² का 2x, तो 2ax बन गया। इसमें सेकंड टर्म में मेरे पास जो 2h है वो कांस्टेंट है, इस 2h को बाहर रखते हैं और x × y के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1, साथ में y + x, और y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस by² में b कांस्टेंट है, y² का 2y और फिर y का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो पावर और चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। y² का डेरिवेटिव 2y, y की पावर थी, अब y का डेरिवेटिव लिखेंगे, वो dy/dx हो गया।
प्लस 2gx, 2gx में 2g कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2fy, 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और प्लस c का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव भी 0। मुझे मालूम करना है dy बाई dx, dy बाई dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, साथ में इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा ax प्लस h से अंदर मल्टीप्लाई कर लें hy प्लस hx dy बाई dx, 2 से डिवाइड करने पे ये by dy बाई dx, 2 से डिवाइड करने पर ये प्लस का g और ये 2 से डिवाइड करने के बाद f dy बाई dx। हमें dy बाई dx मालूम करना है, तो dy बाई dx मालूम करने के लिए हम इन तीन टर्म्स में से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे। मैंने इन तीनों को हाईलाइट कर दिया है और बाकी जो तीन टर्म्स हैं उन तीनों टर्म्स को हम राइट पर शिफ्ट कर लेंगे। उन तीनों टर्म्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है इनमें से dy बाई dx कॉमन लेते हैं। dy बाई dx कॉमन लेने के बाद अंदर फर्स्ट टर्म में से hx बचा, सेकंड में से प्लस का by बचा और थर्ड में से प्लस का f बचा। और जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है उनको राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। माइनस का ax, माइनस का hy और माइनस का g। dy बाई dx का आंसर मालूम करना है। ये जो dy बाई dx के साथ फैक्टर है ये राइट पर ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई dx मेरे पास आ जाएगा, राइट साइड से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर ऊपर ax प्लस hy प्लस g और डिनोमिनेटर में ये राइट साइड जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर था वो डिवाइड हो गया, hx प्लस by प्लस f। और इसमें पुट कर लेते हैं कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, x1 y1 पॉइंट। तो मेरे पास जो m है यानी जो स्लोप है dy बाई dx में पॉइंट पुट करने के बाद वो माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g ओवर hx1 प्लस by1 प्लस f। ये मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है, मेरे पास पॉइंट मौजूद है। क्या मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ। कौन सा फार्मूला यूज़ करके? फार्मूला पॉइंट और स्लोप वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला पुट करते हुए हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह ये वैल्यू माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g ओवर hx1 प्लस by1 प्लस f और इंटू x माइनस x1। बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा वही जो उसने डिमांड किया था। सिंप्लीफिकेशन करने के साथ साथ हमें एक बात का और साथ में इस्तेमाल करना है और वो ये कि जो पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था उसका हम यूज़ करेंगे। लेकिन पहले सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ज़रा इसको लेफ़्ट पर ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y1 इंटू hx1 प्लस by1 प्लस f और राइट साइड पर माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स माइनस x1। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। पहले y से सबको मल्टीप्लाई कर लें। माइनस y1 से सबको मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट कर ली। इक्वल का साइन माइनस ax1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस ax1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्लस hy1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से बेसिकली माइनस hy1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस g से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली माइनस g से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस gx
ये जिस इक्वेशन का मुझे इस्तेमाल करना है मैंने सामने लिख ली है और ये वो रिजल्ट भी मैंने यहाँ लिख लिया है जो मुझे फाइनली बनाना है। मेरी कोशिश ये है कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर ये एक्सप्रेशन बन जाए। राइट हैंड साइड पर ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है ए एक्स वन स्क्वेयर की, और देखें ये मेरे पास ए एक्स वन का स्क्वेयर मौजूद है। इसको मैं यहाँ राइट पर लिख लेता हूँ ए एक्स वन का स्क्वेयर। इसके बाद मुझे ज़रूरत है 2h(x1 y1) की। उसके लिए मेरे पास राइट साइड पर मौजूद है h(x1 y1) और मेरे पास लेफ़्ट साइड पर मौजूद है माइनस का h(x1 y1). ये लेफ़्ट साइड वाला माइनस का h(x1 y1) राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा और h(x1 y1) और प्लस का h(x1 y1) दोनों मिलकर बन जाएंगे प्लस के 2h(x1 y1). उसके बाद मुझे ज़रूरत है by1 के स्क्वायर की, और by1 का स्क्वायर मेरे पास मौजूद है लेफ़्ट पर माइनस का by1 स्क्वायर। जब ये हम राइट पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का by1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मुझे ज़रूरत है 2gx1 की। मेरे पास राइट साइड पर मौजूद है gx1, इसके अलावा और gx1 वाली कोई टर्म नहीं है, इसको मैं लिख लेता हूँ। और 2gx1 बनाने के लिए एक gx1 अपने पास से नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लूँगा। ये gx1 मैंने लिख लिया है, चाहिए 2gx1, एक gx1 नेक्स्ट स्टेप में अपने पास से ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2fy1 चाहिए, हमारे पास यहाँ पर एक ही fy1 है माइनस का, इसको राइट पर लेकर जाएंगे तो प्लस का fy1 हो जाएगा। चाहिए हमें 2fy1, तो एक fy1 हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे c चाहिए, वो भी नेक्स्ट स्टेप में अपने पास से ऐड कर लेंगे। बाकी अब आंसर लेफ़्ट साइड पर बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट साइड पर ax(x1) है, यहाँ हमारे पास मौजूद है ax(x1), इसको लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं ax(x1) जो कि हमें यहाँ आंसर में चाहिए। इसके अलावा आंसर में मुझे hxy1 और hx1y की ज़रूरत है। hx1y पहले से मौजूद है लेफ़्ट साइड पर, इसको लिख लेते हैं। और राइट पर मौजूद है मेरे पास hxy1, इसको लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये राइट पर माइनस का है, लेफ़्ट पर आकर प्लस का hy1x हो जाएगा। इसके अलावा मुझे आंसर में चाहिए by(y1), और ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, इसको लिख लेते हैं। प्लस का by(y1)y या y(y1) एक ही बात है। इसके बाद मुझे चाहिए क्या, g के साथ x और gx1 की ज़रूरत है मुझे। g के साथ x जो है वो मेरे पास मौजूद है, राइट साइड पर प्लस का g माइनस का gx मौजूद है, इसको लेफ़्ट पर ले आते हैं, प्लस का gx हो जाएगा। और मुझे चाहिए fy1 और fy मौजूद है इस वक्त मेरे पास, इसको लिख लेते हैं प्लस का fy। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना आंसर, अभी बनाने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया था कि मुझे ज़रूरत है यहाँ पर 2gx1 की, gx1 मुझे अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। ज़रूरत है 2fy1 की, तो fy1 मुझे ऐड करना पड़ेगा। और मुझे ज़रूरत है c की, ये तीन टर्म्स दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं तो फाइनल आंसर बन जाएगा। ये ax(x1) एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों में से आंसर को देखते हुए वो ग्रीन कलर में h को कॉमन ले लें, तो x1y प्लस y1x प्लस by(y1y) ये वाली टर्म प्लस gx और gx1 अपने पास से ऐड कर लें। लेफ़्ट साइड पर ऐड किया है, ये राइट साइड पर भी एक gx1 जो है उसे ऐड कर लें, प्लस fy और एक fy1 अपने पास से ऐड कर लें लेफ़्ट साइड पर भी, और fy1 को ऐड कर लें राइट साइड पर भी। और प्लस का c चाहिए, उसके लिए प्लस c लेफ़्ट साइड पर भी कर लें और प्लस c राइट साइड पर भी कर लें। इसके अलावा बाकी हमारी राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ लिख लें, ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 का स्क्वायर प्लस gx1 और प्लस fy1। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो आंसर है वो तकरीबन बन गया है। आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ax(x1)
प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज एच एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स प्लस बी वाई वाई वन एज इट इज प्लस ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेने लगे हैं किसको, g को कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से g को कॉमन लेंगे तो x प्लस एक्स वन रह जाएगा अंदर। जो नेक्स्ट टू टर्म है इन दोनों टर्म्स में से हम f को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से जब हम f को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर y प्लस वाई वन हो जाएगा। ये सारा कुछ हमें आंसर में चाहिए, प्लस का सी भी आंसर आपके सामने मौजूद है। राइट साइड पर फर्स्ट टर्म एज इट इज ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस 2h(x1 y1 एज इट इज प्लस by1 का स्क्वायर एज इट इज प्लस gx1 और gx1 दोनों जो हैं वो हमारे पास ये ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 2gx1। इसी तरह से fy1 और fy1 ऐड हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा 2fy1 और लास्ट वाला प्लस का c। और बाई इक्वेशन 1 राइट हैंड साइड हमारी सारी की सारी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसकी जगह 0 लिख देते हैं और बाकी सारा कुछ तो वो है लेफ्ट साइड पर जो हमें आंसर में चाहिए। तो बाय 1 राइट हैंड साइड को 0 लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड वाला हमें सारा आंसर चाहिए। ए एक्स एक्स वन प्लस एच एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स प्लस बी वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी। और राइट साइड बाय 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल टू 0। और ये वही रिजल्ट है जो हम ड्राइव करना चाहते थे। हमने सेकंड डिग्री की जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है उसके पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो मालूम कर ली है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। हमें जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दी गई थी और उसके पॉइंट x1 y1 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो मालूम करनी थी। सबसे पहले तो हमने कहा ये पॉइंट x1 y1 चूँकि इस कोनिक पर है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने उसको पुट कर लिया और नंबर दे लिया कि इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसके डेरिवेटिव में x1 y1 पॉइंट पुट किया तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने मालूम कर ली। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से अरेंज किया कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली वैसी बन जाए जो पॉइंट पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आई थी। हमने उसको वैसा बना लिया और उसकी जगह 0 पुट कर लिया और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा रकमों को अरेंज करके हमने वैसा ही आंसर बना लिया है जैसा आंसर उसने बनाने के लिए कहा था। तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की जो कोनिक होती है उसके लिए x1 y1 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने मालूम कर लिया है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने मालूम की है, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ज़रूरत हो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना हमारा ऑब्जेक्टिव ना हो तो हम इसको मेमोराइज़ करने के लिए तरीका याद रखने लगे हैं। और वो तरीका क्या है कि कोनिक की जब भी आपने x1 y1 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी हो तो कोनिक की इक्वेशन में जहाँ एक्स स्क्वेयर हो उसको x1 से रिप्लेस कर दें, जहाँ वाई स्क्वेयर आए उसको y1 से रिप्लेस कर लें, जहाँ x आए उसकी जगह x प्लस x1 बाई 2 पुट कर लें, जहाँ y आए y की जगह y प्लस y1 बाई 2 पुट कर लें और जहाँ x y प्रोडक्ट वाली टर्म आए वहाँ x y1 प्लस x1 y ओवर 2 सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो, सिर्फ लिखनी हो, पूरी कैलकुलेशन ना करनी हो, तो कैसे लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। इस वाई स्क्वेयर की जगह क्या लिख दें, इस वाई स्क्वेयर की जगह y1 लिख दें इज इक्वल टू 4a और x की जगह क्या लिख दें, x प्लस x1 बाई 2। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, y1 राइट साइड पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी है पैराबोला की बगैर किसी कैलकुलेशंस के। अगर आपको इस एलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो, कैलकुलेशन ना करना हो, तो इसमें एक्स स्क्वेयर की जगह क्या लिख दिया जाए, x1 बाकी सारा एज इट इज प्लस वाई स्क्वेयर की जगह क्या लिख लिया जाए,
y1 ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गई है, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसी तरह से अगर मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है, तो इस मेथड के मुताबिक हम एक्स स्क्वेयर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह x1 लिख देंगे और वाई स्क्वेयर की जगह y1 लिख देंगे ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखी हैं कुछ स्टैंडर्ड कोनिक्स की, बगैर कैलकुलेशंस के। ये मेथड है, इस मेथड की मदद से आप किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से बनने वाली कोनिक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 लिख सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कर्व्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैलकुलेट करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ।